उत्तराखंड बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तरसेम सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी सरबजीत मुठभेड़ में घायल, दोनों घुटनों में लगी गोली। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 92वें साल के इतिहास में बड़ा बदलाव। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी, हरिद्वार में 14 मदरसे सील। भू उपयोग के 599 मामलों में उल्लंघन, 9 हेक्टेयर जमीन जब्त। हरिद्वार में गौवंश को कार की डिग्गी में डालकर ले जा रहे तस्कर से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं मौसम की खबर। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क है और सूरज के तेवर तल्ख होने लगे हैं। दोपहर में तपिश बढ़ रही है और पारे में लगातार इजाफा हो रहा है। उधर पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल मंडरा रही है, लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है और खासकर मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप खिलने के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश भी आज हो सकती है। इसके अलावा आज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है और इसको लेकर ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और मसूरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गज्जी बैंड के पास खाई में एक ट्रक जा गिरी। मसूरी देहरादून मार्ग में ये घटना हुई है, जहां सीमेंट के बोरे से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। मोड़ पर अनियंत्रित होकर ट्रक खाई में जा गिरा है। गज्जी बैंड के पास ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि ट्रक में 2 लोग सवार थे, जो दोनों ही लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद जैसे ही ग्रामीणों को इस बात की सूचना मिली, तुरंत घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों ने अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पूरे मामले पर मदद की, यानी कि स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाने में पुलिस की मदद की है। पुलिस इस पूरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला बता दें, गाजी बैंड के पास ये हादसा हुआ, जहां खाई में एक ट्रक जा गिरी। सीमेंट के बोरों से भरी ट्रक खाई में जा गिरी और ट्रक में 2 लोग सवार थे और दोनों ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने चिंतन गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए जनों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। गोष्ठी में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, भगवान सिंह राणा और मोहित टिमरी ने पल्स 24 न्यूज से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार को किन मुद्दों पर घेरा, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, मैं वीएसएन पल्स 24 न्यूज से। आइए, मैं आज बाईपास रोड कारगी चौक से आगे एडिडास शोरूम के ऊपर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा चिंतन गोष्ठी कार्यक्रम हुआ है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, ये किस टाइप की गोष्ठी और किस टाइप का कार्यक्रम था, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अब जाके पता करते हैं कि ये किस टाइप की गोष्ठी थी। तो हम जानते हैं हमारे बॉबी पवार जी से, जो कि सांसद का चुनाव भी लड़े थे और युवाओं के बड़े पसंदीदा नेता भी हैं, जो उनके लिए ये सब युवाओं के लिए करते हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं ये किस तरह की गोष्ठी इन्होंने आज आयोजित करी। तो बताइए आप जरा पवार साहब। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आज जो गोष्ठी थी ये उसी प्रकार की गोष्ठी थी जिस प्रकार की गोष्ठी हम लगातार अलग अलग जिलों में जाकर जिला मुख्यालयों में कर आए हैं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे का हाल ही में गठन हुआ है और उस मोर्चे का उद्देश्य है कि इस
उत्तराखंड का उत्थान, उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड को सही दशा और दिशा देना। तो इस उत्तराखंड में 25 वर्षों से हमेशा ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के द्वारा यहाँ पर सत्ता काबिज कर रहे हैं और उसके बाद देखा गया है कि यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बड़े गौण से हो गए हैं। उन मुद्दों पर राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा समय समय पर यहाँ की जनता के साथ छल किया है और अब जरूरत महसूस हो रही है प्रदेश की जनता को कि यहाँ स्थानीय जो लोग हैं वो अपना क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन एक बनाएं और उस आधार पर इस क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर जो राज्य हित के मुद्दे उन पर संघर्ष करें। तो इसी प्रकार से एक अभी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे का गठन हुआ है जो कि एक राजनीतिक विकल्प नहीं है परंतु लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम है और यही उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा भविष्य में उत्तराखंड को एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में विकल्प के रूप में कोई फ्रंट देगा। तो बॉबी जी, एक बात यह है कि हमारे उत्तराखंड में 2-3 क्षेत्रीय पार्टी हैं। उन क्षेत्रीय पार्टियों को अगर हम एक कर दें, जिससे कि आपको पता ही है कि हमारी जितने भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल कितना मजबूत है, हम लोगों की आपसी क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ाई आपस में करने से तो उनको फायदा होता है। तो इसके लिए आपका क्या विचार कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसीलिए इस फ्रंट का मोर्चे का गठन हुआ है। इस मोर्चे के बैनर पर तमाम उन सभी राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तमाम क्षेत्रीय संगठन, उन लोगों को लाकर खड़ा किया जाएगा और आपसी सहमति से एकजुट होकर भविष्य में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय ये भी हो सकता है कि वर्तमान समय में जो उत्तराखंड में राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय संगठन, किसी एक को मजबूत करके वहां पर सब लोग चले जाए या फिर कोई एक नया दल बनाकर सब लोग वहां पर चले जाए। तो जो इस रणनीति के आधार पर हमारे माध्यम से जो ये मुहिम शुरू की गई है, निश्चित तौर पर ये प्रयास कहीं ना कहीं सफल होगा क्योंकि हम अलग अलग जिलों में जाकर आए हैं और अलग अलग जिलों से लोगों के सुझाव भी आए हैं और वैक्यूम है, लोगों ने इस पर सहमति जताई है किस प्रकार से होना चाहिए और सबको एक साथ आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये जो रणनीति आपने जो बनाई है, तो इससे और भी जो क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल हो गए, आपकी पार्टी हो गई, एक दो और हैं, तो वो लोग सहमति कर रहे हैं इसमें? देखिए, अभी तक कुछ लोगों ने सहमति जताई है जिसमें उन लोगों को इस मंच पर लाया जा चुका है और आगामी रणनीति के तहत चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे समानता पार्टी हो, चाहे पार्टी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी हो, हिमालयन क्रांति पार्टी हो, तमाम पार्टियों उनके यहाँ हमारे द्वारा प्रस्ताव रखे जाएंगे, उनको साथ लाने की कोशिश की जाएगी, उनको बिठाया जाएगा और उत्तराखंड के लिए मंथन और विचार विमर्श उनसे किए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि वो सभी लोग इस पर सहमति जताएंगे और एक नया विकल्प जो उत्तराखंड में के भीतर निकल कर आएगा जो इस प्रदेश की बागडोर संभालेगा। जैसे कि बॉबी जी, अभी ये अपने सीएम साहब धामी जी के 3 साल पूरे हुए हैं, इन्होंने अपने कार्य का अपनी पीठ थपथपाई और उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो करता है उसके प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका प्रचार प्रसार जनता करती है। परंतु मैं यही कहना चाहता हूँ कि 3 साल बड़े बदहाल रहे हैं। 23 तारीख को प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम लॉन्च किए गए कि 3 साल बेमिसाल, परंतु 24 तारीख को देखा गया कि हजारों युवा सचिवालय कूच करते हुए देखे गए जो अपने रोजगार के लिए, नियुक्ति के लिए मांग कर रहे थे, क्योंकि ये वही नियुक्तियां है जो मुख्यमंत्री ने अपने चेहरा चमकाने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए नियुक्ति पत्र तो दे दिए पर तैनाती आज तक भी इन लोगों को नहीं मिली है। 24 तारीख को देखा गया वन विभाग के खिलाफ रामनगर के अंदर एक बहुत बड़ा हुजूम, बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। तमाम प्रकार से प्रदेश के अंदर पुतले फूकने से लेकर, ज्ञापन देने से लेकर आक्रोश रैलियां अलग अलग जगहों पर दिख रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि 3 साल बेमिसाल है, परंतु ये जरूर है कि यूसीसी का हवाला देकर कह रहे कि यूसीसी लाया है, जबकि सच्चाई है कि यूसीसी किसी ने मांगा ही नहीं था। वो कह रहे हमने सशक्त भू कानून लाया है, तो सशक्त को हटा दो, भू कानून लाया और लचर भू कानून लाया है, जो कि हमारे प्रदेश के अंदर ही 2 जिलों पर लागू नहीं होता और 11 जिलों में भी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में लागू नहीं होता। तो ये कैसा सशक्त भू कानून है? आपने कहा नकल रोधी कानून लाया, नकल रोधी कानून लाया जरूर, पर युवाओं की बदौलत, युवाओं के संघर्ष की बदौलत, युवाओं पर मुकदमा लगे, युवा जेल गए, युवाओं के सर फूटे, तब मजबूरी में लाना पड़ा और उसमें भी बहुत सी खामियां हैं। आपने कहा 20,000 लोगों को नौकरी दी, तो युवा फिर सड़कों पर संघर्ष क्यों कर रहा है? आपने जिन पदों पर वैकेंसी निकाली उन पदों पर भी पूरे रिजल्ट नहीं जारी हो रहे हैं। जो आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अगर 1500 पदों पर एलटी भर्ती है तो 1300 पर रिजल्ट निकाले जा रहे हैं। दूसरे भर्तियों में भी ऐसा ही है। तो इस प्रकार का छलावा करके आप भारी भार सूचना विभाग का बजट बढ़ाकर
आप अपने चेहरा चमका सकते हो, अपने कामों को दुगुना करके दिखा सकते हो, कई गुना करके दिखा सकते हो, पर जनता के अंदर जो भावनाएं हैं, उसे नहीं मिटा सकते, उस भावनाओं से नहीं जीत सकते। विकास के नाम पे जिस तरह से ये पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को खोदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये जो विकास है, विकास का जो मॉडल है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, यहाँ जिस प्रकार से कमजोर पहाड़ है, जिस प्रकार से नदियाँ हैं, तमाम प्रकार के प्राकृतिक जो सौंदर्य है, उसको ध्यान में रख के विकास होना चाहिए। परंतु बेलगाम विकास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इस बेलगाम विकास से किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड का और पूरे देश का ही कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। आइए मैं आपको मोहित डिमरी जी के पास ले जाता हूँ और इनका परिचय पूछ के बात करते हैं। मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में आने का। आप जरा अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मैं मोहित डिमरी, और हम लोग लंबे समय से इस राज्य में मूल निवास, भू कानून सहित उत्तराखंड के तमाम सवालों को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, और लगातार यही कोशिश है कि जो जन आंदोलन इस राज्य में चल रहा है उसमें लोगों को भागीदारी हो, लोगों को उस मूवमेंट से जोड़ा जाए, ताकि हम लोग अपने रिसोर्सेज, अपनी जमीनों को, अपनी नौकरियों को, अपने संसाधनों को बचा सकें। लेकिन जो ये आपकी क्षेत्रीय पार्टी जो अभी बनी है, जो बनाई है आपने, तो अभी पूरे राज्य में अपने ये घूम के अभी आए हो, आप लोग बता रहे थे जैसे बॉबी जी ने बताया, तो जो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर पहले से ही 2-3 पार्टी क्षेत्रीय हैं, तो अगर आपका क्या विचार है कि अगर वो तीनों मिल जाती हैं तो उससे काफी कुछ हो सकता है, तो उसके बारे में कुछ आप बोलोगे? देखिए, जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे की आप बात कर रहे हैं, एक तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि हम तमाम क्षेत्रीय ताकतों को, सामाजिक संगठनों को एक मंच पे ला सकें, और तमाम जो हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर हम लड़ सकें। उसको लेकर ये मोर्चा का गठन हुआ है, और आने वाले समय में यही कोशिश है कि इस राज्य को एक बेहतर विकल्प दिया जाए, और हमने संकल्प लिया इसका कि चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो जो बेहतर काम कर रही हो, या तो हम लोग उनके साथ खड़े हों, या फिर हम अपना कोई राजनीतिक दल इस राज्य में तैयार करें। तो ये जनता की जो भी भावनाएं होंगी, जनता जैसा भी हमें आदेश देगी, कहेगी, तो उसके अनुरूप हम काम करेंगे। अभी हमने पूरे प्रदेश भर का भ्रमण किया, तमाम सुझाव मिले हैं, लोगों से राय मशविरा हो रहा है, तो आगे जो भी हम निर्णय लेंगे, चाहे हमें क्षेत्रीय पार्टी बनानी हो, चाहे हमें किसी तरह से मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष करना हो, चाहे हमें किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर काम करना हो, ये भी जो भी निर्णय होगा ये भविष्य के घर में और जनता के आदेश के अनुसार हम काम करेंगे। मोहित जी, अभी जैसे आपने बताया भू कानून तो वैसे मुख्यमंत्री जी ने लागू कर दिया और यूसीसी भी किया है, तो उसके बारे में कुछ आप कहेंगे? देखिए, जो भू कानून की बात सरकार कर रही है, ये भू कानून में संशोधन हुआ है अभी कुछ समय पहले, और संशोधन के जरिए सरकार ने एक बार फिर से चोर दरवाजों के रास्ते, जमीनों को लूट के रास्ते खोले हैं। ऐसा मजबूत भू कानून नहीं है जिससे हमारी जमीनें सुरक्षित रह सकें। आप देखिए कि राज्य निर्माण के बाद से ही इस राज्य में सबसे ज़्यादा जो देखा गया है, जो माफिया सक्रिय हुआ है, वो माफिया, उसने हमारी जमीनें यहाँ खत्म की। तो हमारी यही लड़ाई है कि इस राज्य में अभी आप देखें जो निकाय नगरीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कोई भी भू कानून ऐसा मजबूत नहीं है। नगरीय क्षेत्र में जमीनों की लूट आज भी खुली है। ग्रामीण क्षेत्र में हालांकि सरकार ने एक व्यवस्था कर ली, 30 साल की लीज की व्यवस्था, लेकिन उससे भी कोई बड़ा अंतर नजर नहीं आ रहा है। हरिद्वार उधम सिंह नगर को सरकार ने छोड़ दिया है, जहाँ सबसे ज्यादा जमीन है, ज्यादा से ज्यादा भूमाफिया वही काम कर रहे हैं। तो आप सरकार की मंशा को देख सकते हैं। यूसीसी की बात आप कर रहे हैं, यूसीसी में सरकार ने 1 साल का स्थायी निवास का प्रावधान किया है, यानी कि जो इतने सालों से इस राज्य में रह रहे हैं और जो 1 साल पहले आए हैं, आपने सबको एक साथ खड़ा कर दिया है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ के लोगों को हो रहा है। आपने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दिया है, जो हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। तो ये तमाम इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं, और ये तमाम लड़ाई हैं, उसको हम इस मोर्चे के बैनर की तरह लड़ रहे हैं। आने वाले समय में हम मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी आप युवा हैं और युवाओं के आप तरफ काफी ध्यान देते हैं, तो मैं एक चीज पूछना था, युवाओं के जो ये आज के समय में जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इसके बारे में कुछ? देखिए, मैं यही कहूँगा, सरकार के भरोसे तो रोजगार नहीं मिल रहा है, और जो नौकरियां मिल भी रही हैं आउटसोर्स के जरिए, वहाँ बहुत ज़्यादा शोषण है। सरकारी नौकरी तो है नहीं, आउटसोर्सिंग कंपनियां बहुत सारी खुल गई हैं, वो भी नेताओं की हैं, अधिकारियों की, ठेकेदारों की हैं। वहाँ जिनको नौकरियां मिल रही हैं वो बहुत ही न्यूनतम मानदेय उनको मिल रहा है, उनके मुँह में जीरे के समान। तो मैं समझता हूँ कि हमारे युवाओं को उद्यम की ओर आगे बढ़ना चाहिए।
उनको उद्यमी बनना चाहिए, अपना ही कोई रोजगार स्टार्टअप करना चाहिए, जिससे वो आने वाले समय में अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सके। हमारे पहाड़ में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, छोटे छोटे उद्योगों के जरिए अपना काम शुरू कर सकते हैं हमारे युवक। मेरा यही सुझाव रहेगा कि क्योंकि सरकारी नौकरियां तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नौकरीखोर बड़े बड़े माफिया जो खोर है नौकरी के, नौकरी खा रहे हैं जो पैसे लेकर, वहाँ तो नौकरी की उम्मीद नहीं लग रही मुझे। अब जो मेहनत कर रहे हैं हमारे नौजवान साथी, अब उनके बाद रास्ता यही बचता है कि अपना हमारे यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है, बागवानी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, उस फील्ड में युवाओं को जाना चाहिए, अपना ही उद्यम स्थापित करना चाहिए। मेरे युवाओं से यही रहेगा कि हम अपने को जब तक सशक्त नहीं बनाएंगे, हम लोग अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं करेंगे जो हमारे पास है, तो वहीं से हम लोग एक बेहतर रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसका मेन कारण तो ये भी है कि जब बेरोजगार, जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, उनको यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं, अच्छी से अच्छी नौकरी मिलती है नहीं मिल रही है, तो यहाँ से लेके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। मेन कारण ये भी पलायन का, ये भी मेन कारण पलायन का है। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो संकट है वो रोजगार का है, नौकरी का है। आज आप देखिए हमारे हर गांव से एक बड़ी तादाद में लोग होटल में काम करने के लिए बाहर जाते हैं, गल्फ कंट्री में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, देश के तमाम हिस्सों में हमारे होटलियर भाई हैं। जबकि यहाँ पर भी संभावनाएं रोजगार की हो सकती हैं। हमारे यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में बहुत असीम संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ ट्रैकिंग की असीम संभावनाएं हैं, साहसिक खेलों की असीम संभावनाएं हैं। आप देखिए हमारे पास टिहरी झील इतना बड़ा, हमारे पास रोजगार का एक बड़ा हब हो सकता है, वहाँ हम अपने युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारा पूरा क्षेत्र है, रिवर राफ्टिंग के क्षेत्र में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ हम अपने युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। 4 धाम यात्रा, यहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं दर्शन के लिए, उस फील्ड में हम यहाँ के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन सरकार की जो नीति रही है यहाँ कोई युवाओं के पक्ष में नहीं रही है कि उनको रोजगार से। साहब खड़े हैं, इनसे पूछते हैं और ये अपना परिचय देंगे। साहब अपना परिचय। मेरा नाम है साहब भगवान सिंह राणा और मैं जो हूँ घनसाली ब्लॉक से लास्ट जो बटवरी जी का क्षेत्र है, अकोड़ी क्षेत्र, उसी क्षेत्र से जो है गंजी गांव के नजदीक धोपड़दार मेरा घर है। और मैं सीमा के अंत, लोग अंत बोलते हैं लेकिन मैं प्रारंभ बोलता हूँ, सीमा प्रारंभ गांव गंजी से जुड़ा हुआ हूँ। अब आज जो है हमारे उत्तराखंड में ये स्थिति हो गई है कि 24 साल तक जो 25 साल तक जो राज चला है ये उत्तराखंड राज, ये जो है सब अधिकारियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। और ये भी सीधे हैं, जैसा उत्तराखंड में देवी देवता रहे वो राक्षसों के डर से जो है जंगलों में आए और जंगलों में छिपे राक्षसों की वजह से, वैसे ही ऋषि मुनि भी इन राक्षसों के डर से जो है इस उत्तराखंड में देवभूमि में आए। अब देवभूमि आकर के पीछे से जो है ये राक्षस भी पहुंच गए। अब राक्षस पहुंच गए तो देवताओं ने तब मीटिंग की, देवताओं ने जो अपनी स्तुति से जो है माँ भगवती को प्रकट किया। माँ भगवती प्रकट हुई कालीमठ शिला में। कालीमठ शिला में जब माँ प्रकट हुई तो देवताओं ने कहा कि माँ हम इस महिषासुर से परेशान हैं, इसने हमको परेशान कर दिया, इंद्र का राज भी छीन दिया। तो उस भूमि के हमें जहाँ देवता भी डरते हैं वहाँ हम भी डरते हैं भाई इन राक्षसों से। ये सब राक्षस जो है राज कर रहे हैं हमारे ऊपर, और जो हमारे नेता हैं वो भी डरपोक है, वो इन अधिकारी कर्मचारियों के चंगुल में फंसे हुए। हम ये कह रहे हैं, हमारे ये समय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल तक जो ओबीसी के लिए, यूसीसी के लिए जो संघर्ष किया, वो सब इनका अधिकारियों का चंगुल में फंसे हुए थे। क्या मिलेगा हमें यूसीसी से? किसी हमारे एक बच्चे ने भी यूसीसी का कागज नहीं दिया कि हमको यूसीसी चाहिए। और यूसीसी भी यही लाए, यूसीसी को लाइसेंस इन्होंने दिया, रजिस्ट्रेशन है उसका, और उसकी बड़ी बड़ी फोटो लगा रखी है। पूरे उत्तराखंड में 18 ब्रांच थी उसके, करोड़ों रुपए हमारी माँ बहनों का जो है यूसीसी वाला अग्रवाल ले गया, समर अग्रवाल। और उसने जो है आज पूरी उत्तराखंड की महिलाएं रो रही है कि मेरा सासू मुझे डांट रही है, मेरा ससुरा डांट रहा है, लाखों रुपए गंवा दिए, वो आत्महत्या करने के लिए कह रहे हैं। ये सरकार चुप है। क्यों है ये सरकार चुप? क्यों नहीं पकड़ रहे उस यूसीसी वाले को? क्यों नहीं दिलाए रहे ये लोगों को रुपए? इन्होंने रजिस्ट्रेशन क्यों दिया था उसको? अपनी फोटो क्यों लगवाई थी इन्होंने ऑफिसों में? खुद मेरे घर में भी 14 बीघा में एक ऑफिस खुला था, मैंने उसका विरोध किया, ये मैंने 6 महीने में उसको भगा दिया था कि नहीं ये लुंड कंपनी है। मैंने भगा दिया और वो
जो पुराना बस अड्डा है दिल्ली बस अड्डा वहां ले गए अपना ऑफिस। इस बात का मैं भी गवाह हूँ। ये सरकार की ये नीति जो है, ये कर्मचारियों की नीति पे ये हमारे विधायक सब डरपोक है। अच्छा राणा जी, एक मिनट मैं आपसे थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ, विकास के बारे में आप क्या कहोगे? जो 3 साल में है, जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है, अभी 3 साल उनके पूरे हुए, उन्होंने बोला मैंने ये विकास किया, कानून बोलिए, नकल के जो उन्होंने मुद्दे बताए, जो उन्होंने बोला, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं ये कह रहा हूँ सर, ये विकास में एक उदाहरण देता हूँ। हमारा गांव आखिरी गांव गंजी है, और आज से 10 साल पहले जब हमारे रावत जी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, हेलीकॉप्टर में गए वो गंजी गांव, और हमने सोचा अब गंजी गांव का विकास होगा। लेकिन गंजी गांव आज 10 साल हो गए, बिजली भी नहीं गई और विकास हो रहा दूर। उन्होंने आरक्षण मांगा, आरक्षण नहीं दिया इन्होंने, वहां ना तो बिजली दी। उन्होंने कहा हम जड़ी बूटी खेती करेंगे, यहाँ जड़ी बूटी खूब हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ। और 10 साल हो गए, आज तक वहाँ बिजली नहीं गई, और वो खंबे जो है रास्ते में पड़े हुए सड़ रहे हैं, और बिजली विभाग चुप है। 10 साल हो गए। वो लास्ट गांव गंज है जिसको आज प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अंतिम गांव का विकास होगा। उस गांव में जो है 200 परिवार रहते हैं, और खतली ग्लेशियर के पास बिल्कुल 50 किलोमीटर के 40 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है। खतली ग्लेशियर उस गांव से, गंजी गांव से 40 किलोमीटर है। उसका डेवलपमेंट हमारे पांगत जी ने किया था, बडोली जी ने किया था। वहाँ हजारों पर्यटक जाते थे। 2020 पहले से मैं खुद अध्यक्ष था, 10 साल में अध्यक्ष रहा, हजारों पर्यटक जाते थे। आज वहाँ एक पर्यटक नहीं जा रहा। ये ऐसे हैं, ये उत्तराखंड, ये कांग्रेस हो चाहे ये बीजेपी हो, इन्होंने हमारा गला काट दिया, इन्होंने जो हमारा खून चूस दिया। हम रो रहे हैं गाँव में, हमारी कुड़ी फोड़ी सब बंजर हो गई, टोकरी फोकरी में कांडे जम गए। वो बेटियां काम करती थी, वो कह रहे बंदर खा रहे, सुअर खा रहे, हम करके क्या करना है। वो भी पलायन हो रहे हैं, हमारे बच्चे पलायन देश विदेश चले गए। वहां से रुपए कमाए, वो एलयूसीसी वाला ले गया, करोड़ों रुपए ले गया, और ये सरकार चुप है। ये इनका विकास। हमने तो कहा था कि यूसीसी नंबर 2, ये फ्री के राशन भी नहीं चाहिए हमको, उसमें प्लास्टिक पड़ा हुआ है, चावलों में प्लास्टिक है, वो भी नहीं चाहिए हमको। मैंने प्रधानमंत्री को लिखा है कि महाराज आप ये फ्री राशन मत दो, हमारी बहू बेटियों को मत बिगाड़ो, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। आज ये हाल है कि बहू बेटी जो है सब जमीन छोड़ दी, खेती बाड़ी छोड़ दी, और घाम ताप रहे। अच्छा राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में आने का। 2 मिनट में और बोलना चाहता हूं। हाँ जी बोलिए। हमारी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बढ़ेगी जो, सबसे पहले हम चकबंदी करवाएंगे इनसे, चकबंदी, और कृषि शिक्षा, पर्यटन की शिक्षा, और जिससे हमारा विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगी। और पूरे उत्तराखंड में यदि चकबंदी होगी तो खेती करेंगे हमारे लोग, जरूर करेंगे। लेकिन एक खेत इधर है, एक उधर है, एक उधर है, खेत सबके बिखरे हुए हैं, इसीलिए खेती नहीं हो रही। और बंदर को भी हो सकता है जब एक ही जगह पे खेती हो। अब आपने चौकीदारी कर देंगे वहीं पर अपना रह बसेरा कर देंगे, वहीं पर हमारी खेती होगी, तो कुछ न कुछ खेती में जो है हम उपजाएंगे। हमने तो डिमांड की थी हरीश रावत जी से कि हमको यहाँ बिलगना ब्लॉक में बांग्ला का परमिशन दे दो, करोड़ों का बांग्ला हम उत्पन्न करेंगे और उसको सरकार बेचे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब ये ढपोसला है। हम कांग्रेस के और बीजेपी के बिल्कुल गांव के लोग सब खिलाफ है। आप मीडिया वालों की कृपा से आज स्मार्टफोन लोग देख रहे हैं, आप लोग जो है हमारी बातों को मीडिया से पहुंचा रहे हैं, लोग खिलाफ हो गए हैं इनके, और इनको आजकल जा रहे हैं इनके गाँव में वो इंक्वायरी करने वाले, क्या करेंगे वो। राणा जी ने विकास के बारे में बोला, विनाश हुआ है, उनकी इतनी दिल की बातें उन्होंने अपनी सारी खुल के बोली है पूरे पहाड़ों के, कि पहाड़ों में क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये सारी बातें आज इन्होंने अपने दिल से बोली है, और इनके दिल की ही बातें हैं, मैं आपको इन्होंने ही बोली है अपने आप ही में। और जो पहाड़ों में हो रहा है उसके बारे में इन्होंने बताया कि क्या क्या चीज पहाड़ों में हो रही है, क्या क्यों वहां से पलायन हो रहा है, सारी बातें इन्होंने बताई। मैं पल्स 24 न्यूज से वीएस नेगी और मेरे साथी शर्मा जी, धन्यवाद। और इस रिपोर्ट के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, आपके सपनों का साथी। रोजगार डेवलपर्स आपको दे रहा है देहरादून की घाटियों में अपने सपनों का घर बनाने का सुनहरा मौका। रोजगार डेवलपर्स लाया है शिमला बाईपास रोड, शेरपुर में 3 एकड़ में गेटेड सोसाइटी, बहुत ही किफायती दामों में, जहां मिलेगा आपको कुछ ही मिनटों की दूरी पर अपनों के लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही संपर्क करें और अपने सपनों को साकार करें। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकार प्रेस परिषद इंडिया की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्विस समिति के साथ चौथी बार वरिष्ठ पत्रकार अशोक सरकार को अध्यक्ष चुना गया। पत्रकार प्रेस परिषद भारत उत्तराखंड का मैं अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी। हमारे साथ में दाहिने तरफ जो है हमारे भरत चौपाल जी, हमारे उत्तराखंड के जो है वरिष्ठ जो है हमारे महासचिव, हमारे आदरणीय गुप्ता जी, हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय जो है गुप्ता जी। आज पत्रकार प्रेस परिषद खटीमा में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आज बैठक हुई और ये तीसरी बार जो है, और पत्रकार प्रेस खटीमा इकाई की ये तीसरी जो है 3 बार की थी, चौथी बार हम लोगों ने जो है ये गठन की प्रक्रिया चालू करी। तो सभी हमारे पत्रकार साथी, हमारे प्रदेश के, जिले के और जो भी हमारी खटीमा की इकाई के थे पत्रकार साथी, सभी यहाँ एकत्रित हुए। सब ने सर्वसम्मति से अशोक सरकार जी का जो 3 साल से लगातार इनका कार्यकाल चला आ रहा था, चौथी बार भी इनको जो है कार्यकाल जो है सर्वसम्मति से इनको जो है चुना गया। और सबसे जो बड़ी बात थी, किसी भी सदस्य ने अध्यक्ष के लिए दावा नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया गया और सभी से राय ली गई। और बहुत ही ये कहते हुए हर्ष हो रहा है हमको कि चौथी बार और हमारे साथियों ने, जो क्रांतिकारी साथी हैं खटीमा के, और चौथी बार जो है अशोक सरकार जी को यहाँ पे जो है पुनः जो है खटीमा इकाई का अध्यक्ष जो है इनको नियुक्त किया गया। और इनसे कहा गया है कि 10 दिन के अंदर में अपनी जो है कार्यकारिणी बनाकर आप जो है तत्काल जो है इसको प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई की जाए। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये गृह क्षेत्र भी है और पूरी निगाहें भारत में, अपने उत्तराखंड नहीं पूरे भारत में रहती है। और यहाँ का जो संगठन है हमारा, जो चौथी बार जो बन रहा है, इससे न केवल उत्तराखंड में, पूरे भारत में, और एक नसीहत वाला अन्य संगठनों को भी इससे प्रेरणा लेंगे कि ऐसा क्या खासियत है कि जो लगातार जो है चौथी बार अशोक सरकार बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे एकता है। और एक चीज़ मैं 2 चीज़ और कहना चाहूँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आसिफ अली जी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत ही शानदार जो है जो कार्य हो रहा है और 18 राज्यों में इस समय वर्तमान में चल रहा है। और आज पत्रकारिता के इतिहास में एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। अप्रैल माह से हेल्थ बीमा योजना चालू हो रही है। पहले था कि एक्सीडेंटल और के अलावा जो है डेथ की जो होती थी, मगर हमने ये निवेदन किया कि साहब जो हेल्थ बीमा किया जाए ताकि किसी को भी कोई बीमार होता है, कुछ होता है,
तो उसको तत्काल सहायता जो है मिलना शुरू हो जाएगी। ये अब तक के भारत के इतिहास में किसी भी पत्रकार यूनियन में ये नहीं हुआ है। दूसरा, आपको मैं 2-3 चीज़ें और बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जब सत्र चालू होगा, 2-2 लोग हमारे सदस्य जो है देहरादून में और लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश में बैठ सकेंगे। और लोकसभा में भी जब ये अगले जो नेक्स्ट जो सत्र चलेगा उसमें भी हमारे 2 सदस्य जो है वहाँ पे जो है 2 सदस्य हमारे जो है बैठ सकेंगे। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जो पत्रकार प्रेस भारत है, जो नए लोग लड़के जुड़े हैं, राष्ट्रपति कार्यालय से इसकी स्वीकृति प्रदान है। पिछली बार भी जो रुद्रपुर में सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उसके बताया था कि राष्ट्रपति के यहाँ से जो है ये पत्रकार प्रेस परिषद भारत जो है स्वीकृत है। और बहुत बड़ा भी सम्मेलन अभी बरेली मंडल में होने जा रहा है और उसके बाद बनारस में जो है होने जा रहा है और प्रस्तावित मथुरा में भी है, जिसमें राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जो कि पूरे राष्ट्र जो है वहाँ पे आएंगे। और हमें गर्व होता है कि आज हमारा जो उत्तराखंड है, अभी हाल में ही आपको अभी 2-3 महीना पहले राष्ट्रीय हमारा जो है सम्मेलन हुआ था बुलंदशहर में, और आप सभी को हम आभार में धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसमें उत्तराखंड जो नंबर 1 पे था, उन्होंने कहा जो इस समय जो हमारे 17 राज्यों में जो हमारी जो यूनिट चल रही है, सबसे शानदार जो है हमारा उत्तराखंड सबसे अग्रणीय चल रहा है। शायद ही कोई ऐसी तहसील बची होगी जहाँ गठन ना हुआ हो। और इसी तरह से हमारे रुद्रपुर महानगर में बहुत शानदार गठन हुआ। और अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी मुझे प्रभारी के बाद भी लगातार जो है। सबसे पहले तो मेरे जो साथी सभी पत्रकार भाइयों और जो हमारे बड़े भाई गुलाटी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि चौथी बार भी मुझे जिम्मेदारी दिया इनने, और सब भाइयों का प्यार। और जैसे पहले कार्य कर रहा था, ऐसे ही अगर सब भाई मुझे अपने प्यार और स्नेह देंगे तो ऐसे ही मैं आगे भी आशा करता हूँ कि ऐसी कार्य करता हूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।